Principle and Practice of Accounting, Chapter 11, Average Due Dates. Class 2, Key Important Point of ADD, Average Due Date. ये है फॉर्मेट, आप देख रहे हैं ना, इस फॉर्मेट में ही मैं की पॉइंट को फिर से समझाऊंगा। ये है सीरियल नंबर, ये है ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, बट आज फिर समझाऊंगा। ये है अमाउंट, ये है कैलकुलेशन किसका, ड्यू डेट माइनस बेस डेट का, और ये है नेक्स्ट नंबर ऑफ डेट फ्रॉम बेस डे, राइट, देन प्रोडक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन दैट ड्यू डेट माइनस बेस डेट आप अलग से वर्किंग में भी कर सकते हो और वहाँ से फिगर लेके नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट डाल सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप टेबल में ही करो ताकि ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, निकलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स का है, इसमें अकाउंट्स का कोई भी लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट डेज पे आपका दिमाग चलता रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात इसमें आप लोगों को समझना है। अब इसको समझना, ठीक है, जब भी आप एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन उठाओगे तो टेक वन पार्टी फॉर एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन के लिए एक पार्टी को दिमाग में रखना कि आप सेलर को ले रहे हो, आप परचेजर को ले रहे हो, आप किसी को भी लोगे करेक्ट होगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे कि बार बार मुझे एग्जाम्पल में देवगन डेटर का भी नाम लेना पड़ रहा है एंड वसूली भाई का भी नाम लेना पड़ रहा है। आप एग्जाम में बोलोगे तो नहीं, आप तो सामने होगे नहीं, आप किसी एक को लेना कि उसके पर्सपेक्टिव से आप समझा रहे हो। आपको ये लिखने की जरूरत है क्या कि किसके पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक जरूरत नहीं है, आपको दूर दूर तक जरूरत नहीं है, राइट। आप अपने दिल में लेना और आंसर उसकी तरफ से उसका नाम लिख के कर देना। ऑफकोर्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी नाम लेना, अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि आप किसके पर्सपेक्टिव से एवरेज ड्यू डेट को निकाल रहे हो, एडीडी को निकाल रहे हो, ये बात क्लियर होना चाहिए। सो व्हाइल डूइंग अ प्रॉब्लम, ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से देख रहे हो। ओके, तो जैसे ही क्वेश्चन शुरू करोगे तो आराम से ऊपर लिख देना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर दिस। नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट टेबल के ऊपर लिख देना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट या कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ध्यान से, ट्रांजैक्शन डेट के बाद टर्म ऑफ दिया होगा या क्रेडिट पीरियड दिया होगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर आपने इस लाइन को थोड़ी सी ओवरलुक करके पढ़ा ना तो सब किया हुआ गोबर हो जाएगा। मतलब देखिएगा, मैथमेटिक्स पे ध्यान रखिएगा। अगर इस पूरे चैप्टर में अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है जो ध्यान रखनी है वो नंबर ऑफ डेज है। अगर नंबर ऑफ डेज आपने गलत किया ना तो आप गए, नंबर ऑफ डेज आपने गलत किया ना तो आप गए। ध्यान से समझिएगा। रिमेंबर, इफ इट इज बिल्ड देन in computation of due date we have to add 3 days of the grace, but if it is just a sale purchase and credit is given then grace day will not be considered. Remember, be careful about the bill date or transaction date and the due date. If due date is given in the question then assume that given date is the due date of the maturity and nothing will be done in that. अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, 3 days ऑफ ग्रेस का पिक्चर दिमाग में नहीं लाना, बिल्कुल मत लाना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखना कि ट्रांजैक्शन डेट दिया है, क्रेडिट टर्म दिया है या ड्यू डेट दे दिया है। अगर ड्यू डेट दे दिया तो ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसमें कहीं पे भी 3 days ऑफ द ग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगेन मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन डेट एंड ड्यू डेट को ध्यान से पढ़ना, एंड अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट एंड टर्म्स ऑफ बिल दिया हुआ है
देन वर्किंग में अलग से ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकाल लेना एंड उस ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी को आप क्या करोगे, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी को आप अपने कॉलम में डालोगे। पहला कॉलम क्या है आपको दिख रहा है, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो अगर क्वेश्चन में अलग से ट्रांजैक्शन डेट एंड टर्म्स ऑफ बिल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, टर्म्स ऑफ बिल, तो आप 3 days ग्रेस को जरूर ऐड करोगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये बातें बता चुका हूं। एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर क्वेश्चन कहता है कि वसूली भाई ने देवगन को उधार पे माल बेचा 1 महीने के उधार पे, मान लो कि 1 जनवरी को देगा उधार पे 1 महीना, तो ड्यू डेट कब हुआ, 1 फरवरी। ध्यान से देखना इसको, वसूली भाई ने देवगन को क्या किया, वसूली भाई ने देवगन को 1 जनवरी को 1 महीने के उधार पे माल बेचा, किसको, देवगन को। वसूली भाई ने देवगन को 1 महीना के उधार पे माल बेचा। तो बताओ, 1 को बेचा 1 महीना का उधार, तो 1 जनवरी में 1 मंथ जोड़ोगे तो होता है 1 फरवरी। अब बताओ 1 फरवरी में 3 days जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, 1 जनवरी। मैं आगे फिर से इसका कंप्यूटेशन भी सिखाऊंगा आपको। इस क्लास में सिर्फ हम वो बातें करेंगे कि कौन सी बातें हमें दिमाग में रखनी है, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हम उसी की बारे में बात करेंगे इस क्लास में। बेसिक आपको बता चुका, फंडामेंटल आपको पता है, अब कानून की बातें करेंगे, चीज़ों की बातें करेंगे कि हाउ इट इज डन, इज अ मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, इट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, दैट्स ऑल। नाउ अब क्या हुआ, वसूली भाई ने 1 जनवरी को बेचा, सेल किया 1 मंथ क्रेडिट पे, किसको, देवगन को। अब बताओ जो ड्यू डेट है वो 1 फरवरी होगा या 1 + 3 4 फरवरी होगा, बताओ जोर से बताओ, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो, 4 फरवरी। कितने लोग कह लो 4 फरवरी, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं 4 फरवरी, हाथ उठाओ। ये आंसर गलत है, ये सही जवाब नहीं है, ये 1 फरवरी होगा। क्यों, चूंकि ये बिल रेज हुआ ही नहीं है भैया। 3 days ग्रेस का तब लगेगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ कि ना ही वसूली भाई ने बिल भेजा, ना ही देवगन भाई ने एक्सेप्ट किया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ही नहीं। और जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ही नहीं, जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ही नहीं, जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ही नहीं, तो 3 days ग्रेस का सवाल पैदा होता ही नहीं। 3 days ग्रेस का सवाल पैदा होता ही नहीं। अब बताओ, क्या हर सेल पे 3 days ऑफ ग्रेस ड्यू पीरियड निकालने में, ड्यू डेट निकालने में लगेगा क्या? नहीं। किस में लगेगा? जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। किस में लगेगा? जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। किस में लगेगा? जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। किस पे लगेगा? जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। किस पे लगेगा? जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। बात समझ में आई? सो अच्छी तरह से ड्यू डेट निकालते वक्त इस बात को अच्छी तरह से समझना कि क्या ये बिल है या नहीं है। अगर ये बिल है तो आपको 3 days लेना पड़ेगा। और एक बात और, अगर ये बिल भी है एंड क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया तो आप अलग से 3 days ऐड करने की कोशिश नहीं करना। लेकिन अगर बिल है, अच्छा क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज कर बनेगा सेल बिल। क्या सेल बिल इज इक्वल टू बिल? नो। बिल का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल बिल का मतलब सिंपल इनवॉइस, सेल्स बिल का मतलब सिंपल इनवॉइस। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना कि क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन तुम पढ़ोगे कैसे। कई बार क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग ना कैलकुलेशन में लगता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर क्वेश्चन में ये पढ़ना कि आपको निकालना क्या है। हर क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना है कि आपको निकालना क्या है। हर क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना है कि आपको निकालना क्या है। और क्वेश्चन में डॉट डॉट कॉमा कॉमा पढ़ना वही बताएगा कि आपको करना क्या है। अरे मैं तो कवि बन गया,
ठीक है। सो ध्यान से रखना, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट एंड टर्म्स ऑफ बिल दे दिया गया हो तो अलग से वर्किंग में आप ड्यू डेट निकालना, अलग से वर्किंग करना, स्टेटमेंट शोइंग, उसका भी फॉर्मेट दे देता हूं, इसी फॉर्मेट में बनाना, स्टेटमेंट शोइंग द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी विथ 3 days ऑफ द ग्रेस। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, टर्म ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें 3 days ग्रेस आएगा। अब उसके बाद ये जब डेज अब ड्यू डेट निकल गया तो हम अपने कॉलम में, कॉलम आप देख रहे हैं उसमें आप लिखेंगे ड्यू डेट। समझ में आई बात? ड्यू डेट, या पूरा लिखेंगे ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया तो आप उसी को लेंगे। फिर से बोलता हूं, मैं सीरियल नंबर क्यों रख रहा हूं? ताकि मुझे या आपको ये कंट्रोल रखेगा कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और हमने सभी को लिए हैं या नहीं लिए हैं। ये मेरा दिमाग है, मैंने सीरियल नंबर को रखा है। एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, अपना स्टडी मटेरियल ले लो, वो नहीं बोला है, लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि हमें कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए फिक्स कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर नहीं लगता, बट हम अपनी सहूलियत के अनुसार फॉर्मेट को चेंज करते रहते हैं। इस पार्ट को हम वर्किंग में डालेंगे तो आपको ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। समझ में आए? समझ में आए? तो आपको ये मोटा मोटी समझ गया कि कॉलम नंबर 2 में ड्यू डेट निकालते समय आपको किस किस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है? अमाउंट। ये वही अमाउंट देखना जिस अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, तो अमाउंट जो ड्यू है उसको लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया तो आपको कॉपी ही करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट नहीं दिया तो वर्किंग में आपको अलग से ड्यू डेट निकालना है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस टेबल को समझा रहा हूँ और इस टेबल में कानून की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझाने की बात करता हूँ। ये फॉर्मेट की बात करता हूँ, इस प्रोफॉर्मा की बातें कर रहा हूँ और इस प्रोफॉर्मा में जितनी भी चीज़ें कानूनी चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। अब आपने ड्यू डेट निकाल दिया, अब आपको क्या लिखना है? द नेक्स्ट में देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेज फ्रॉम व्हाट ड्यू डेट टू बेस डेट। ध्यान रखना इस बात को। तो आपको सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आएगा कि आप बेस डेट क्या मांगो। सो पॉइंट नंबर 4 होगा सिलेक्शन ऑफ द बेस डेट। देखिएगा उस कॉलम में ड्यू डेट के बाद क्या है? कैलकुलेशन दिखा रहा है। कैलकुलेशन क्या है? ड्यू डेट माइनस व्हाट? बेस डेट। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है, बेस डेट क्या लो। ध्यान रखना, बेस डेट हमेशा बेस डेट या जीरो डेट बोलते हैं। सच अ डेट मे बी द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन और द ड्यू डेट ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन और एनी अदर ड्यू डेट बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, बट प्रेफरेबली अर्लीएस्ट ड्यू डेट may be taken. Always take earliest days as base date so that resultant figure will give us the positive. मतलब समझ में आया? ये जो आपका स्टडी मटेरियल है मैंने बोल दिया, लिख दिया, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो बातें आपको बतानी है ताकि कल को आप मुझे ना बोलो सर स्टडी में तो ये भी लिखा हुआ। स्टडी में भाई के लिखा है, आपको दे दियो। मन ने एक बात कहते हैं, आपको जो बेस डेट लेना है इस कॉलम में देखिए, जो बेस डेट, ये बेस डेट बहुत खतरनाक चीज है। ये बेस डेट बेस है, एडीडी का बेस है, एवरेज ड्यू डेट का बेस है। अगर इसमें थारे को कोई गलती हो गई है ना तो बता देता हूं, पूरे नंबर गयो। हमारी बात समझ में आ रही के? सारे नंबर गए। तो बेस डेट क्या लेना है? आंख खोल के सुन लो। आंख खोल के कैसे सुनते हैं सर? आंख खोल के तो देखते हैं, आंख भी खोल लो और कान भी खोल लो। ठीक है, बेस डेट हमेशा हम अर्लीएस्ट डे लेंगे। अब कहोगे इज इट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? नो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सिंपल सा सवाल है जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन 10 जनवरी को दिया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये डेज नहीं दिया है। सेकंड क्या करता है? वो 10 जनवरी को दिया है। और थर्ड बोल देता है व्हाट? चलो मैं चेंज कर रहा हूं, बीच लिख दो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को बोल रहा है, देन 10 को कर रहा है और फिर 1 जनवरी बोल दिया, फिर 1 जनवरी बोल दिया। ध्यान रखिएगा, तो जो आप बेस डेट लेंगे वो हमेशा द अर्लीएस्ट 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 डेट लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेंगे, अर्लीएस्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शन लोगे, अर्लीएस्ट ड्यू डेट लोगे।
आप जो बेस डेट लोगे, ये बेस डेट ट्रांजैक्शन का डेट होगा या ड्यू डेट होगा? बोलिए, ये ट्रांजैक्शन का डेट होगा या ड्यू डेट होगा? ये ड्यू डेट होगा। यानी कि बेस डेट क्या होगा? बेस डेट इक्वल टू अर्लीस्ट ड्यू डेट। खत्म। आपके दिल में जाना क्या क्या है? अर्लीस्ट डे, दैट इज अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस्ट डेट। मेरे साथ 11 बार बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस्ट डेट। बोलो, अर्लीस्ट ड्यू डेट है बेस्ट। अब यहाँ पे बड़े सारे 30 मार्क कहाँ हैं? बड़े सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बड़े सारे इंटेलिजेंट लोग अपनी इंटेलिजेंस दिया। सर, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट दिया है, ड्यू डेट दिया ही नहीं है, तो भाई द ट्रांजैक्शन डेट इक्वल टू ड्यू डेट, बट बेस विल बी व्हाट? द अर्लीस्ट ऑफ ड्यू डेट। ठीक है, वो तो बाय वर्च्यू ट्रांजैक्शन डेट इज अ ड्यू डेट, बाय वर्च्यू ट्रांजैक्शन डेट इज अ ड्यू डेट, बाय वर्च्यू ट्रांजैक्शन डेट इज अ ड्यू डेट, बट अपन को बेस डेट लेना है द अर्लीस्ट ड्यू डेट। क्या लेना है? अर्लीस्ट। मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं फर्स्ट ड्यू डेट। हो सकता है बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में फर्स्ट ड्यू डेट ही बेस डेट बने, लेकिन कई बार क्वेश्चन में गेम खेलता है। ये चैप्टर सीए इंटर में हुआ करता था पहले, और ये उसका ईजीएस्ट था, लेकिन वहां पे भी तो लोग क्या कर देते थे, ऐसे पढ़ा देते थे, फर्स्ट डेट इज द बेस डेट, पढ़ा दिया करते थे, राइट। 2011 में एंड 2017 में ये इंटर के एग्जाम में क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन क्या है पता है? वो क्या किया था? अर्लीस्ट डेट बीच में दे दिया, अर्लीस्ट डेट बीच में दे दिया। अब जितने लोगों ने फर्स्ट डेट को बेस डेट ले लिया, फर्स्ट डेट को बेस डेट लिया, हो गए फिनिश्ड। मतलब ऑफ कोर्स माइनस फिगर आ गया, तो दैट वाज अ रियली प्रॉब्लम। सो आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम, सो आई डोंट वांट टू टेल। तो हमारे लिए ये सारी चीजें खत्म, सिर्फ एक डेट है, वो क्या है? अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस्ट डेट। मेरे साथ 11 बार बोलो, इसलिए नहीं कि 2011 में आया था, ध्यान से। क्या है? अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस्ट डेट। बोल से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ बेस्ट डे। फिर से बोलिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट इज बेस्ट डे। अर्लीस्ट जो सबसे पहले हुआ। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब पॉइंट नंबर 5 ये है डेट फ्रॉम बेस डे, डेट फ्रॉम बेस डे, और ये है डेट फ्रॉम बेस डे, डेट फ्रॉम बेस डे। इसका मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 5 आपको ADD, एवरेज ड्यू डेट के हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसका अच्छी तरह से मीनिंग यहां भी समझाऊंगा, एंड इसका मीनिंग जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है उसमें भी कराऊंगा, एज कि मैंने पहले कवर नहीं किया है, क्योंकि यहां पे भी समझाना है और आगे भी समझाना है। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डेट फ्रॉम द बेस डे, मीनिंग ऑफ डेट फ्रॉम द बेस डे। इसका बेस डे से मीनिंग क्या है? अच्छा ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे कैलकुलेशन का मैथमेटिकली, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। क्या करेंगे? ड्यू डेट माइनस बेस डेट। बट इस फॉर्मूले से अपन को क्या समझ में आया यार? चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल ये है कि ऑन 1 जनवरी जय ने बीरू को 2000 रुपया दिया। ध्यान से, डेट फ्रॉम बेस डे। हम डेट फ्रॉम बेस डे समझाने के बजाय ये डिफरेंस ऑफ डेज क्या होता है समझना पड़ेगा अपन लोगों को, डिफरेंस ऑफ द डेज। अब ध्यान से समझना, 1 जनवरी को जय ने बीरू को 2000 रुपया दिया, एंड बीरू ने कहा कि, ऑप्शन 1 देखते हैं, कि मैं 20 जनवरी को दूंगा। क्या है? जय ने बीरू को 1 जनवरी को 2000 रुपया दिया, एंड
बीरू ने जय को कहा कि मैं 20 जनवरी को दूंगा, 20 जनवरी को दूंगा। अब बताओ, तो मैं आपसे पूछूं कि बीरू जय को कितने दिन बाद पैसा देगा? बीरू जय को कितने दिन बाद पैसा देगा? तो आप क्या कहोगे? तो व्हाट इज द डेज डिफरेंस? डे का डिफरेंस कितना हुआ? ठीक है, 1 जनवरी को उसने दिया था, उसने कहा 20 जनवरी को मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो कितने दिन बाद वापस करने की बात कही? 20 - 1 दैट इज 1 जनवरी, 20th जनवरी ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखोगे तो समझ में आएगा। 20th जनवरी माइनस 1 जनवरी इक्वल टू व्हाट? 19 डेज। सो डेज का डिफरेंस 90 डेज का है पेमेंट का। आपको ये डेज निकालना है। तो जब मैं बार बार ये बात कहता हूं आपको कि डेज फ्रॉम बेस डे, तो आपको क्या दिया रहेगा? जो ड्यू डेट है वो दिया रहेगा ऑन द एजम्पशन कि इतने दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। तो अपन लोगों को निकालना है कि वो डेज कितने दिन का है, वो कितने दिन का गैप है, वो कितने दिन का गैप है। चलो एक और एग्जांपल लूं इसी में। अब मान लो कि सेकेंड ऑप्शन में बीरू कहता हूं ना ना ना, मैं तो 31 जनवरी को दूंगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कितने डेज का डिफरेंस है? अब कितने डेज का डिफरेंस है? 1 जनवरी को बीरू ने पैसा 2000 रुपया लिया और ये कहता है 31 को दूंगा। तो कितने दिन बाद देगा? कितने दिन बाद देगा? बोलो कितने दिन बाद देगा? कैसे निकालोगे? 31 जनवरी माइनस 1 जनवरी इक्वल टू व्हाट? 30 डेज। तो कितने दिन का डिफरेंस है? 30 डेज का। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अब बीरू कहता है कि मैं 15 फरवरी को दूंगा। तो 1 जनवरी को जय ने बीरू को 2000 रुपया दिया। अब बीरू कहता है कि मैं 15 फरवरी को दूंगा। तो कितने दिन बाद देगा? कितने दिन बाद देगा? तो देखो अलग अलग महीना का निकालना पड़ेगा। जनवरी में कितने दिन हो गए? जनवरी में कितने दिन बाद देगा? जनवरी का जितने दिन टोटल बाद देगा उसमें जनवरी का कितना आया? 31 माइनस 1 कितना हो गया भैया? 30 डेज। एंड व्हाट? फरवरी का कितना हुआ? फरवरी का 15 डेज सीधा निकल रहा है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा ही निकल रहा है ना 15 दिन। तो इसका मतलब टोटल डेज कितना हो गया? टोटल डेज का डिफरेंस कितना हो गया? 45 डेज। कैसे निकाला आपने? 31 माइनस 1 दैट इज 30 डेज ऑफ व्हाट? 30 days of the January and 15 days of what? February. Then 30 plus 15 equal to how much? 45 days. 45 days बाद। सिंपल, ऐसे ही तरीके हैं, ऐसे ही तरीका निकालता है। अच्छा चलो इस जय एंड बीरू की कहानी को छोड़ो, मैं आपसे बोलता हूं, आपका दोस्त ने 1 तारीख को आपसे पैसा लिया और उसने कहा 10 तारीख को दे दूंगा। तो कितने दिन बाद देगा वो बताओ? कितने दिन बाद देगा? 10 दिन? नहीं, 10 जनवरी माइनस 1 जनवरी इक्वल टू 9 डेज। 9 डेज। तो आपको ये मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज ड्यू डेट में अगर किसी चीज की जान है, अगर एवरेज ड्यू डेट का कोई कुछ जान है या कोई जान है, तो वो है आपका ये डेज कैलकुलेट करना, यानी कि द डेज फ्रॉम बेस डे। तो आपको ये डिफरेंस जो निकालना है डेज का, यही सबसे बड़ी चीज है और यही चीज आपको लेके चलना पड़ेगा। तो डे फ्रॉम बेस डेज या डेज फ्रॉम द बेस डे, ये निकालना एक सबसे बड़ी बात होगी जो आपको अच्छी तरह से समझना है। अब एक चलो दूसरा बात आपको बोलता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। जय एंड बीरू की कहानी पे आ गए। जय ने 1 जनवरी को बीरू को 2000 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया। ओके, वीरू कहता है मैं 15 मार्च को दूंगा, 15 मार्च को दूंगा। अब बताओ कितने डेज का गैप है, कितने डेज का डिफरेंस है? तो आप निकालोगे जनवरी में कितने डेज का डिफरेंस हो गया? 31 माइनस 1 30 डेज। फरवरी में पूरे के पूरे 28 एंड मार्च के कितने? 15। तो आप कैसे निकालोगे? 30 डेज ऑफ द जनवरी, 28 डेज ऑफ द फरवरी एंड 15 डेज ऑफ द मार्च। टोटल हाउ मच? 73 डेज, यानी 73 डेज का गैप है। चलो जी एक और एग्जांपल लेता हूं। अब ये जो जय ने 2000 रुपया बीरू को दिया 1 जनवरी को, बीरू कहता है कि मैं वापस करूंगा 15 अप्रैल को। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं
कि 1 जनवरी को लिया, 15 अप्रैल को देने के लिए कह रहा है, तो कितने दिनों का गैप है? हाउ मेनी डेज डिफरेंस आर देयर? तो आप ऐसे निकालोगे, जनवरी का 30 डेज, फरवरी का पूरे 28 डेज, मार्च का 31 डेज एंड अप्रैल का हाउ मच? 15 डेज, टोटल 104 डेज के बाद। ध्यान से रखिएगा, मैं आपको इसी क्लास में जनवरी, फरवरी, मार्च में, यानी कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये कंठस्थ करवाऊंगा। चूंकि आपने देख लिया कि ये डेज याद करना बहुत ज़रूरी है। चलो, इसमें एक राज छुपा हुआ है, आपको मैं राज छुपाता हूं। जब आप कानून पढ़ते हो एडीडी का, एवरेज ड्यू डेट का, तो उसमें लिखा रहता है कि while calculating the difference in the days, the last day will be included and the first day will be excluded. तो आप सोचते हो क्या लास्ट? आप कुछ मत सोचो, ये ऑटोमेटिक फिटेड है। आपने कर लिया, आपने फर्स्ट डे का ट्रांजैक्शन था, आपने 31 माइनस फर्स्ट किया, यानी कि फर्स्ट तो एक्सक्लूड हो गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूडेड है, बाय डिफॉल्ट ये एडजस्टेड है। तो ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कई बार आप में से जो ज्ञानी लोग होते हैं, जब ये किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं लास्ट डे इंक्लूडेड, फर्स्ट डे एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या है? कुछ भी मतलब नहीं है। आप कैलकुलेटर से निकालो, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम हो गया। तो जो आपने एग्जाम्पल किया, इन दिस ऑटोमेटिकली लास्ट डे इज इंक्लूडेड एंड फर्स्ट डे इज एक्सक्लूडेड। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो अपने आप ही ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। बट आई विल टेल यू, ऑलवेज यूज द कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन द डे। जब आप कैलकुलेटर पे करोगे ना, तो ये कमांड ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। यानी एक बात हम समझ लेना अच्छी तरह से, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये लास्ट डे इंक्लूडेड एंड फर्स्ट डे एक्सक्लूडेड, जैसे ही आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो ये आपका कैलकुलेशन हो रहा है। तो आपको बता दिया, नहीं पता होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो कोई बात नहीं। देखो, ये पता होना कई बार ना बड़ा धर्म संकट का खेल होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता होता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहता है। पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इसमें भूत है। तो जैसे ही कोई क्रॉस करता है, एक पक्षी भी इधर से उधर होती है, तो लोगों को लगता है कि भूत आ गया। तो फिर लोगों के मुंह से निकलता है डर से, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। ऐसा निकलता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान है। वही लोगों को पता है कि आम के ऊपर पका हुआ आम है, तो जैसे ही कोई हिलता है, आवाज़ आती है, तो लगता है आम गिर रहा है, मैं इसको लूट के लेके जाऊंगा। तो देखो, ये नॉलेज वाली बात है। तो इसमें यहाँ पे एक ही नॉलेज है कि लास्ट डे ऑलरेडी इंक्लूड हो गया एंड फर्स्ट डे ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया। इसमें थारों को कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जो कॉलम नंबर उसका आपको वर्किंग बनाना है, यानी कि डेट फ्रॉम बेस डे, डेट फ्रॉम बेस डे, डेट फ्रॉम बेस डे का वर्किंग बनाना है हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपको यही समझ में आ गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि विद द एग्जाम्पल वाइल टीचिंग द क्वेश्चन नंबर 1, अगेन आई विल टीच यू, बट यहाँ पे मैं जितने कानून की चीज़ें हैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करना, एक फॉर्मेट आपको याद करना है और ये फॉर्मेट आपको लिखना है और इसी फॉर्मेट में चलना है। हालांकि ये फॉर्मेट ऑलरेडी करा चुका हूं एक फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, आराम से लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। मैं आपको बता देता हूं, लेके रखेंगे यहाँ पे, सिर्फ हमें डेज निकालना और कुछ नहीं। सीरियल नंबर, ड्यू डेट,
ड्यू डेट कुछ नहीं करना, आपको कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट के टेबल से कॉपी करना है। सीरियल नंबर इसलिए है कि कोई कुछ छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम नंबर 3 इसमें मेंटेन करना है, ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ठीक है, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। उसके बाद आप मंथ देखते जाना, मंथ में कितना आता है। लास्ट कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, ठीक है। ये आपको करना है ऐसा। इज दैट क्लियर? नॉट क्लियर? अब ये जो टेबल है कंप्यूटेशन ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, हम इसमें देखते हैं। अब मानो कि ये हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कंप्यूट, सेपरेट क्वेश्चन है, कंप्यूट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन लिख लो। सीरियल नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट। सीरियल नंबर 1 1 जनवरी, ये ड्यू डेट है, 1000 रुपया, एक ट्रांजैक्शन अलग हो गया। 20 जनवरी सेकंड, 20 जनवरी 20 जनवरी 2000, 31 जनवरी 3000, 15 फरवरी 4000, 15 मार्च 5000 एंड 15 अप्रैल 6000। अब इसमें आपको क्या निकालना है? अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब डेज फ्रॉम बेस डे निकालते हैं तो उस केस में आपको सिंपल एक ही चीज करना है कि आपको सिर्फ डेज फ्रॉम बेस डे यानी कि बेस डे एंड ड्यू डेट में हर ऑप्शन में डिफरेंस कितना है। बेस डे एज्यूम करते हैं कि चलो इस दिन पेमेंट जाएगा, तो अगर उस दिन नहीं गया, बाद में गया है, इसका मतलब डिले हुआ है। तो कितना डिले हुआ है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस डे एंड द ड्यू डेट, कितना का डिफरेंस है, दिस इज द पॉइंट। तो आराम से हम पहले सीरियल नंबर एज इट इज कॉपी कर लिया, चलो जी यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने ड्यू डेट भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ड्यू डेट भी ले लिया। मैंने अमाउंट इसलिए दिया है कि हर ट्रांजैक्शन अलग अलग है, एक ही ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने जैन बिरू के केस में क्या कर रहा था, एक ही ट्रांजैक्शन में घुमा रहा था, अगर ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। अब इसमें क्या है, अब देखिएगा, अब आपको जो अर्लीस्ट डे है उसको बेस डे लेना है, अर्लीस्ट ड्यू डेट नॉट ट्रांजैक्शन डेट। हमेशा याद रखना कि अर्लीस्ट ड्यू डेट का बेस लोगे, ड्यू डेट का। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं ट्रांजैक्शन डेट का ले लिया तो क्या कोई मैंने गुनाह कर दिया, कोई मैंने पाप कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन डोंट प्ले, आप अगर बेस लेना चाहते हो आप फर्स्ट भी ले सकते हो, लास्ट भी ले सकते हो एंड मिडिल का भी ले सकते हो, चिड़िया उड़ जो आया वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोग रिसर्च के लिए तो कर नहीं रहे हो ना, तो बस एक बात ध्यान रखना कि इस केस में आपको क्या करना है कि आप क्या करोगे, इसमें जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है उसको बेस डेट ले लें। तो हमने क्या किया, अर्लीस्ट डेट क्या है, 1 जनवरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इसमें हमारा थर्ड कॉलम है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द ड्यू डेट एंड बेस डेट। तो हमने फॉर्मूला लिखा है ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ठीक है। तो बेस डेट क्या हो गया, जनवरी 1, तो लिख दिया जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। अब देखो ऑप्शन 1 यानी कि ट्रांजैक्शन 1, नॉट ऑप्शन, दिस इज ट्रांजैक्शन 1। ड्यू डेट क्या है, 1 जनवरी, ड्यू डेट क्या है, 1 जनवरी, करेक्ट। तो हम डिफरेंस निकालते हैं डेज का। तो ड्यू डेट 1 जनवरी, बेस डेट 1 जनवरी, देन 1 जनवरी माइनस 1 जनवरी इक्वल टू 0। किस मंथ में लिखेंगे, जनवरी मंथ में। तो डेज डिफरेंस में भी कितना चला जाएगा, डेज फ्रॉम द बेस डे पे कितना हो जाएगा, 0। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट कब है, 20 जनवरी। हमारा फॉर्मूला क्या है, 20 जनवरी माइनस 1 जनवरी। तो कितना दिन का डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस क्या हुआ, तो आप कैसे निकालोगे, 20 जनवरी ड्यू डेट माइनस बेस डेट 1 जनवरी, डिफरेंस इक्वल टू हाउ मच, 19 डेज। कौन से मंथ में, जनवरी में। तो जनवरी में लिखोगे 19 डेज। बात समझ में आई? चूंकि 1 तारीख के बाद ये 20 तारीख को दे रहा है तो 19 दिन बाद दे रहा है। 1 तारीख के बाद यानी कि बेस डे हमने कितना सोचा था फर्स्ट, बट ड्यू डेट क्या है
20, तो डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस फर्स्ट व्हाट? 19। तो 20 में से फर्स्ट माइनस किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है ये। चलो जी, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, और ये है ड्यू डेट 31 जनवरी, यानी जनवरी क्रॉस नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, जब तक वो मंथ क्रॉस नहीं होता ना, तब तक आपको ये गेम खेलता रहना पड़ेगा, दैट इज रिस्क। मंथ में खेलेगा तो मंथ में देखेंगे, आगे भी देखते हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? 31 जनवरी, दैट इज 31 जनवरी। तो क्या हो जाएगा? आप कैसे निकालोगे? 31 जनवरी माइनस 1 जनवरी इक्वल टू हाउ मच? 30 डेज। ये सब जनवरी में चल रहा है, क्योंकि ये उसे ज़्यादा पीरियड का है ही नहीं। अच्छी बात बताओ, एक बात बताओ, 1 तारीख को बेस डेट था, 1 तारीख को बेस डेट था, तो 19 दिन बाद जनवरी ही पड़ेगा ना, तो जनवरी में तो लिखेंगे। अगर 30 दिन बाद है तो 31 जनवरी ही पड़ेगा। अब अगर अगले महीने में ड्यू जाता है तो अगले महीने में भी देखेंगे, मतलब मंथ वाइज हम देखेंगे। अब आगे देखो, आगे कहता है फोर्थ ट्रांजैक्शन में 15 फरवरी। अब खुल के देखो, 15 फरवरी को ड्यू डेट है, तो 15 फरवरी माइनस बेस डेट क्या है? 1 जनवरी। तो पूरा का पूरा जनवरी खा रहा है। तो जनवरी में कितना दिन का लेट किया? जनवरी में कितना दिन खाया? इसके गैप में कितना डिफरेंस है जनवरी का? जनवरी का 31 माइनस 1, हाउ मच? 30। क्या फरवरी में भी डिले हुआ? हाँ, कितना? फरवरी का कितना? 15। देन 30 प्लस फरवरी में क्या लिख देंगे? 15। टोटल कितना लेंगे? 45 डेज का गैप है। तो व्हाट? डेज फ्रॉम द बेस डे इज हाउ मच? 45। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन लेते हैं। ये कहता है ड्यू डेट क्या है? 15 मार्च। तो हम कैसे निकालेंगे? ड्यू डेट माइनस बेस डेट, तो 15 मार्च माइनस 1 जनवरी। तो कितने दिन का गैप निकला? गैप आप निकाल रहे हो ना, कितने दिन का गैप हुआ? 15 मार्च। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी का बेस डेट है, तो 1 जनवरी को छोड़ो, तो जनवरी में कितने दिन बच गए? जनवरी में कितना हुआ? 31 माइनस, हर महीना में आपको निकालना पड़ेगा, हर ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। तो जनवरी में कितना दिन आपके पास से डिले हो रहा है, कितना दिन बचा हुआ है, कितना का डिफरेंस है? तो जनवरी में 31 माइनस 1, 30 डेज। फरवरी क्या पूरा 28 दिन? हाँ, पूरा 28 दिन। और मार्च में कब? 15, तो मार्च में 15 दिन। तो 30 डेज प्लस 28 डेज प्लस 15 डेज, हाउ मच कमिंग? 73 डेज। तो डेट फ्रॉम द बेस डे इज 73 डेज। चलो ट्रांजैक्शन 6 देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन 6 कहता है 15 अप्रैल। तो अब बताओ, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है, तो आप नहीं निकाल लोगे? बोलो, नहीं निकालोगे? बोलो हाँ। देखो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं कि ये वर्किंग जरूर दिखाना, डेट फ्रॉम द बेस डे कॉलम 4 का वर्किंग जरूर दिखाना, और ये वर्किंग नंबर 1 होगा, ये वर्किंग नंबर 1 होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम क्लियर आपके दिमाग में आए, एकदम क्लियर आपके दिमाग में घुस जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल के बीच में कितने दिन हैं, कितने दिन का गैप है, व्हाट इज द गैप बिटवीन द 1 जनवरी टू 15 अप्रैल, तो कैसे निकालोगे? वैसे ही तो निकाल रहे हैं, वैसे निकाल रहे हैं। आप यही निकालोगे ना कि भैया जनवरी में कितना दिन अभी बाकी है, फरवरी में कितना दिन बाकी है, मार्च में कितना दिन बाकी है, अप्रैल में कितना दिन बाकी है, सबको जोड़ दोगे, वही करोगे ना। बचपन में पढ़ते थे, ये 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, डेज और मंथ का कैलकुलेशन। ये कोई नया नहीं है। और बेटा अगर ये समझ में आ गया, दैट इज डेट फ्रॉम द बेस डे निकालना, तो बाकी एवरेज ड्यू डेट में कुछ है ही नहीं, एवरेज ड्यू डेट में कुछ है ही नहीं। चलो 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल माइनस 1 जनवरी, तो जनवरी में कितना दिन बच गया? 31 माइनस 1, हाउ मच? 30। क्या फरवरी फुल? यस फरवरी फुल। 28। क्या मार्च फुल? एब्सोल्युटली मार्च फुल, हाउ मच? 31। अप्रैल का कितना हुआ? 15 डेज। तो जनवरी 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में कितने दिनों का गैप है? दैट इज, आप आराम से जोड़ के निकाल लो, 30 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 15 इक्वल टू 104। बस
ये आपका डेज फ्रॉम बेस निकल गया। तो ये जो टेबल है आपको हमेशा बनाना है, डेज फ्रॉम बेस इसी टेबल में बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये आपने देख लिया, इसको आराम से देखिए, बस इसमें कुछ भी नहीं है, निचोड़ एक ही बात निकल रही है और निचोड़ ये निकलनी है कि आपको बेस डेट से लेकर के ड्यू डेट के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना है। यानी बेस डेट से लेके ड्यू डेट के बीच में कितना का डिफरेंस है वो निकालना है। बेस डेट से लेके ड्यू डेट के बीच में कितना का डिफरेंस है ये निकालना है। बेस डेट से लेके ड्यू डेट के बीच में कितना डिफरेंस है ये निकालना है। बेस डेट हमेशा आप अर्लीस्ट डेट ऑफ ड्यू डेट लेना, बेस डेट हमेशा अर्लीस्ट डेट ऑफ द ड्यू डेट लेना, अर्लीस्ट जो अर्लीस्ट होगा, राइट, बस उसी को लेके चलना। ये ज़रूरी नहीं है कि पहला ट्रांजैक्शन है, कई किताबों में लिखता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज द बेस्ट डे, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि वही अर्लीस्ट होता है। लेकिन कई क्वेश्चन होता है जैसे क्वेश्चन अर्लीस्ट डेट बीच में दिया हुआ है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि विच वन इज द अर्लीस्ट। सो अर्लीस्ट डे विल बी द व्हाट, द बेस डे, राइट। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। बेस डे का मतलब सिंपल यहाँ पे ये होता है कि माना जाए कि इस दिन को पेमेंट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो बाकी के डिफरेंसेस को देखा जाता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डेज फ्रॉम द बेस डे आप कैसे निकालोगे, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि डेज फ्रॉम द बेस डे आप कैसे निकालोगे। सिंपल, आपको नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे कैसे निकालोगे, डेज फ्रॉम द बेस डे कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे कैसे निकालोगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस क्लास में हम सीधे कानून की बातें करेंगे। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आगे भी इसकी चर्चा करते रहेंगे और समझते रहेंगे, राइट। दैट्स द पॉइंट इज दिस। सो लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 6। ये है पॉइंट नंबर 6। Always remember number of days in a month. I don't want to see your marks cut because of this. आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर में हर महीने में कितने दिन होते हैं ये कंठस्थ होना चाहिए, नज़र के सामने होना चाहिए, जिगर के पास होना चाहिए। अब तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये करते आए हो ना, ठीक है, ये है, ये बेस दे रहा है, ये भूल जाओ, क्योंकि स्पीड भी बढ़ानी है, नंबर ऑफ आवर भी कम है एग्ज़ाम में, आप रट लो। अब ये रटो, ये है कैलेंडर, ये कैलेंडर में देखो, बताओ जनवरी में कितने दिन, बोलो जनवरी में कितने दिन, जनवरी में 31, जनवरी में 31, फरवरी में कितने दिन, फरवरी में 28 डेज। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये लीप ईयर हो तो बढ़ जाते हैं ना, तो ठीक है, आप लीप ईयर बढ़ा के देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में 365 डेज एज्यूम लिख दिया, और ये क्वेश्चन में जरूर लिखेगा, ये एडीडी के क्वेश्चन में लिखेगा, एन अकाउंट करंट के क्वेश्चन में भी लिखेगा, ये दोनों क्वेश्चन में लिखेगा, अच्छी तरह से समझ लेना। अगर 365 डेज लिख दिया ना, तो फरवरी में भी 28 दिन बन के कर देना, बात खत्म। चूंकि इसने लास्ट में जाकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो अपने दिमाग के फितूर को ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें लीप ईयर निकल जाएगा। अरे भैया, इसमें जो ड्यू डेट निकालनी है आराम से निकालना, सबसे बड़ी बात। और 99% क्वेश्चन में बोल देता है कि the total number of the days in the year is, total number of the days in the year is 365. Total number of the days in the year is how much? 365. ये क्लियरली दे देगा आपको, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है, समझा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, बताओ जनवरी में कितने दिन, जनवरी में कितने दिन, 31, फरवरी 28, फरवरी 28, फरवरी 28, मार्च 31, मार्च 31। ये कैलेंडर में आपको दिख रहा है, पूरा कैलेंडर सीन दिख रहा है ना आपको, आराम से देखना, जानबूझ के दिखा रहा हूँ। आप कहते होगे क्या बच्चों की तरफ पढ़ा रहे हो सर, आप पढ़ा रहे हो कि जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने, कहीं ये मत पढ़ाना कि सप्ताह में कितने दिन। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, वरना अगर ये लेक्चर आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन जो 5वीं 6वीं में बोलेंगे ये क्या पढ़ रहा है, जनवरी के कितने दिन याद कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ये याद नहीं रहा, और इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको 0 मार्क्स मिले बिकॉज ऑफ द डेज मिस्टेक। और ये लोग गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं भाई साहब, बहुत गलती करते हैं इसमें। तो बताओ जनवरी में कितने दिन, 31, फरवरी में कितने दिन, 28, मार्च में बोलो बोलो
मार्च में, हाँ 31, अप्रैल 30, अप्रैल 30, मई 31, मई बकरी कैसे बोलती है, मई बकरी कैसे बोलती है, नहीं मई में कितने 31, जून, जून बोलिए 30, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, यानी कि जुलाई अगस्त दो एक ही साथ 31, जुलाई अगस्त एक ही साथ दोनों 31, ओके, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, नवंबर 30, दिसंबर 31, दिसंबर 31, दिसंबर 31, समझ आया? ये रहा पूरा ईयर, आराम से इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको पूछता हूँ, बताओ जुलाई हाउ मेनी डेज 31, अगस्त 31, दिसंबर 31, जनवरी 31, सितंबर 30, फरवरी 28। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। सो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन हैं, कंठस्थ होना चाहिए कि हर महीने में कितने डेज निकल रहा है, आपको ये बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप इस टेबल में आप देख रहे हो ड्यू डेट माइनस डेट, डेट इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस वाला मेन कॉलम में आपके पास आंसर आ गया। मैंने सेम कॉलम में क्यों नहीं डिफरेंस इक्वल टू करके दिखा दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप कैलकुलेटर चलाते हो ना तो कई बार प्रेशर में रहते हो, तो इसलिए मैंने उसके लिए सेपरेट कॉलम बनाया ताकि एकदम क्लियरली आपको, तो गलती होने का चांसेस कम होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अकाउंट्स कम एंड मैथमेटिक्स ही है, और मैथमेटिक्स भी हो दिन महीने साल का कैलकुलेशन है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। क्लियर किया। अब हमें क्या निकालना है, आखिरी, आखिरी क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकलाओगे, सो कैलकुलेट द प्रोडक्ट, लास्ट कॉलम आप क्या देख रहे हो बोलो, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, क्या देख रहे हो, कैलकुलेट द प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, डिफरेंस ऑफ द डेज फ्रॉम द बेस डेज इनटू अमाउंट, क्या है, डिफरेंस ऑफ द डेज फ्रॉम द बेस डे इनटू अमाउंट, डिफरेंस ऑफ द डेज फ्रॉम द बेस डे इनटू अमाउंट, डिफरेंस ऑफ द डेज फ्रॉम द बेस डे इनटू अमाउंट, एंड फाइंड आउट टोटल ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टोटल अमाउंट, यू कैन सी, देखिए टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आपको निकलना है, तो ये टोटल ऑफ द प्रोडक्ट एंड अमाउंट किसके प्रोडक्ट है, ये डेज एंड अमाउंट का। आगे, अब आगे देखने हैं, अब हमें निकालना क्या चीज, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, तो आराम से, अब हमारा ये टेबल तैयार हो गया, हर क्वेश्चन में ये टेबल कंपलसरी है। अगर एवरेज ड्यू डेट पूछ लिया तो ये टेबल कंपलसरी है, ये 6 कॉलम की अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है। अगर इस 6 कॉलम की एक टेबल, 6 कॉलम की एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन का टेबल अगर आपको कंठस्थ नहीं है, इसके मीनिंग नहीं है, तो बेकार की बात है आपको समझाना पढ़ाना कुछ भी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालोगे, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, बेस डेट प्लस माइनस, पूरा बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट, ठीक है। ये आपको ADD एवरेज ड्यू डेट निकल गया। ध्यान से, इफ एवरेज ड्यू डेट इज कमिंग इन फ्रैक्शन देन राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डे। अगर एवरेज ड्यू डेट आप निकालो फ्रैक्शन में आ रहे हो, यानी कि टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट कर रहे हो और वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नेक्स्ट डे में राउंड करना। अरे यार एक बात बताओ, 3.5 डेज आया, अब कई लोग बोलते हैं सर 3.54 आया तो नेक्स्ट पहले आया, तो अरे ऐसे थोड़ी होता है। अगर 3.10 भी आया, 3.10 भी आया तो नेक्स्ट डे गया ना, 3 डे तो कंप्लीट आ गया, नेक्स्ट डे आ गया ना। अगर 3.9 भी आया तो भी 4th डे आएगा, 3.1 भी आया तो भी 4th डे आएगा। तो अगर फ्रैक्शन में आ गया, तो अगर कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डेज इज कमिंग इन अ फ्रैक्शन, देन राउंड अप टू द नेक्स्ट डे, round off to the next day. So if it is 3.1 then also 4 days, 3.9 then also 4 days. आप हमेशा नेक्स्ट डे में स्क्वायर करना, नेक्स्ट डे में स्क्वायर ऑफ करना, राउंड ऑफ करना। हाँ, कई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हैं जो फ्रैक्शन को लेके चल पड़ रहा है, वो एक्सेल में किया गया होगा, वही कॉपी हो गया। कई लोग क्या करते हैं ना, एक्सेल में पूरा सॉल्व करते हैं फिर उसको कॉपी कर देते हैं। नहीं, आप राउंड ऑफ करके करना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। समझा? तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर छोटी सी बात है कि अगर एवरेज ड्यू डेट यानी कि
टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए, नेक्स्ट डे में राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए, नेक्स्ट डे में राउंड ऑफ करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, इफ द अमाउंट इज पेड ऑन एवरेज ड्यू डेट then the entire amount will be paid on the average due date, and if paid before, okay, before average due date, if it is paid before average due date, then debtor will get the rebate, and if the amount is paid after average due date, then debtor have to pay the interest on the entire amount. ध्यान से समझना, पिछले लेक्चर में समझाई गई है, यहाँ पे उसी के बेस पे फिर से समझाया जा रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा। इफ द अमाउंट इज पेड ऑन द एवरेज ड्यू डेट देन एंटायर अमाउंट विल बी पेड। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट इज पेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट इवन देन एंटायर अमाउंट विल बी पेड एंड डेटर गेट द रिबेट। ठीक उसी प्रकार से इफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट देन डेटर हैज टू पे द एंटायर अमाउंट एंड क्रेडिटर हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट। बात समझ में आया? सो ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट थे इस टेबल के बारे में, और इस टेबल के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। अभी ये टेबल चल रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। ये टेबल यानी कि प्रोफॉर्मा, ये प्रोफॉर्मा यहाँ आ गया, प्रोफॉर्मा से रिलेटेड रूल यहाँ आ गया। ये पूरे के पूरे 10 रूल हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इस कानून को, इस नियम को मुझे बसा देना है, इस चीज़ों को आपके दिमाग में डाल देना है, और इस जो ऐसे डालना है कि बिल्कुल आगे कोई दिक्कत ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग अहेड, राइट? अब एक बात है, अब ये टेबल यहाँ आ गया, ये प्रोफॉर्मा यहाँ आ गया, ये 10 रूल आ गया। अब फिर से मैं ड्यू डेट पे आ रहा हूँ, फिर से ड्यू डेट पे आ रहा हूँ, चूंकि हमें गलती नहीं करनी, फिर से ड्यू डेट पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग ये जो रूल थे 10 वो हम हटा रहे हैं यहाँ पे, वरना स्क्रीन पे बहुत जमघट हो जाएगा और आपका फोकस हिलेगा। मैं चाहता हूँ बिल्कुल फोकस परफेक्ट हो, कानून की ज्ञान परफेक्ट हो, और जब एवरेज ड्यू डेट आपके एग्जाम में आए तो आपको करे वाह ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम खलास बच्चों वाला, खत्म। ये परफॉर्मा हमने रख लिया। अब हम फिर से जो सेकंड कॉलम हमारा है दैट इज ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। क्योंकि अगर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी एकदम सही निकला ना तो आगे क्या है यार, आगे तो कुछ नहीं है, अमाउंट तो क्वेश्चन से कॉपी करनी है और ड्यू डेट से फिर आपको डिफरेंस निकाल लेनी है, बेस डेट निकाल के फिर गुणा करना है, डिवाइड करना है। सो जरा जितना भी खेल है ना, ये जो खेला होवे ना, ये पूरा का पूरा खेला होवे किसके ऊपर? ड्यू डेट के ऊपर। पूरा का पूरा जो खेला है एवरेज ड्यू डेट पे, वो किस पे है? बुझते पारছেন तो আপনি? हाँ, भालो रकम बुझते पारছেন? सारा खेला किसके ऊपर है? ड्यू डेट के ऊपर है। सारा खेला ड्यू डेट के ऊपर है। तो अपन लोग इस वीडियो क्लास में ना ड्यू डेट को एकदम रेल मार देगा साले का, एकदम खतरनाक, तेरी ऐसी की तैसी है। मैं एक ही बार में कंसेप्ट ऐसे खत्म करूंगा कि बेटा एडीडी तू गया। एडीडी का मतलब ऐड इन माई मार्क्स, खत्म। एडीडी का मतलब ऐड टू माई मार्क्स, खत्म। तू आया मेरा मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा सोचने का। तू आया ना मेरा मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा सोच। सर पढ़ा भी तो दो, बोले जा रहे हो। हाँ भूल गया, चलो शुरू करते हैं, राइट? सो ध्यान रखिएगा, ड्यू डेट की बातें कर रहे हैं ध्यान से। कंप्यूटेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट व्हेन मैच्योरिटी डेट इज फॉलिंग ऑन द पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, उल्ले है, अब तक तो बोले जा रहे थे भैया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत बोला हूँ, चलो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा याद करवा देता हूँ। 1 पब्लिक हॉलीडे, ध्यान से, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डेट विल बी ड्यू डेट, प्रीसीडिंग डेट विल बी द ड्यू डेट। समझा? प्रीसीडिंग डेट, मान लो कि हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी 26 जनवरी को आ रहा है, 26 जनवरी को आ रहा है, चूँकि पब्लिक डे हॉलीडे 3 ही है, गांधी बाबा वाला 2 अक्टूबर, ड्राई डे, ड्राई डे, ये बिल्कुल ड्राई डे 2 अक्टूबर, देन व्हाट 26 जनवरी एंड देन 15 अगस्त, यही 3 पब्लिक हॉलीडे है बस। अब कई लोग बोलते हैं सर 25 दिसंबर, भाई इंडिया में 25 दिसंबर पब्लिक हॉलीडे नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई?
तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ये पब्लिक हॉलीडे है जो आपको ध्यान रखना है। पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर इज अ ड्यू डेट। समझा? तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉलम में पब्लिक हॉलीडे अगर मान लिया जाए कि 26 जनवरी आ रहा है तो आप ड्यू डेट क्या लोगे? 25 जनवरी। मान लो 2 अक्टूबर आ गया तो क्या लोगे? 1 अक्टूबर। अगर मान लो कि क्या था वो, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, अब आ गया 2 अक्टूबर तो 1 अक्टूबर। ठीक है। अगर ये ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी 26 को गिरता है जनवरी को तो अपन 25 लेंगे, 15 अगस्त को गिरता है तो अपन लोग 14 अगस्त लेंगे, और अगर मान लो कि 2 अक्टूबर गिरता है तो अपन लोग 1 अक्टूबर लेंगे। अब कई लोग यहाँ पे ज्ञानवान लोग हैं, बोले सर मान लिया जाए कि 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन उसके पहले वाला दिन संडे हो गया तो एक दिन और पीछे, तो पब्लिक हॉलीडे के बीच में हम पीछे पीछे आते जाएंगे। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, ये जब आप ड्यू डेट निकाल रहे हो तो पब्लिक हॉलीडे का भी इसमें पॉइंट आएगा। जो ड्यू डेट निकाल रहे हो इस पे पब्लिक हॉलीडे का भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, पब्लिक हॉलीडे का भी सीन यहाँ पे आएगा। सो पब्लिक हॉलीडे ध्यान रखना, प्रीसीडिंग डे इज अ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। आगे, इफ प्रीसीडिंग डे इज ऑल्सो अ पब्लिक हॉलीडे देन प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग विल बी द ड्यू डेट। ध्यान से, पब्लिक हॉलीडे बोले तो 2 अक्टूबर, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। एक एग्जांपल देते हैं, व्हेन द मैच्योरिटी डेट इज 26 जनवरी देन मैच्योरिटी डेट विल बी 25 जनवरी। ध्यान से सुनिएगा, इफ, ध्यान से, सपोज इंडिपेंडेंट डे इज 26 जनवरी is on Monday, then day before day is a Sunday, then what will be the date of maturity? In this case, the date of maturity again will be what? The 1 day before, that is 24th. So in this case, maturity date will be Saturday. Which was the Saturday? Saturday was the 20th. तो ये जब भी पब्लिक डे हॉलीडे होगा तो हम पीछे की तरह जाएंगे। देन आता है इमरजेंसी हॉलीडे। देखो इसमें बड़े सारे इफ एंड बट्स मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कम्प्लीटली मैंने इस पर काफ़ी इन्वेस्ट किए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आप में से कई लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया होगा क्लास को कि नहीं यार आगे बढ़ो, पक 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 मत करो, ये ऑलरेडी सुन चुका हूँ, पक चुका हूँ, पका चुके हो, अब इसमें और मत पकाओ। पर कोई बात नहीं, मेरा काम तो भैया मेरा फर्ज है, पूरे पैसे पूरे काम। आगे, इमरजेंसी हॉलीडे, द नेक्स्ट डे of the maturity date, next day of the maturity date will be the due date। अगर इमरजेंसी क्या हो गया, राइट लग गया, तूफान आ गया, राइट, तूफान आ गया, राइट, तूफान, सुनामी, कटरीना, तितली, कोई भी आ गई, तो उस केस में नेक्स्ट डे, क्योंकि पहले से पता नहीं है ना, ये कॉमन सेंस है यार। सो नेक्स्ट डेट विल बी द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो ध्यान से देखिएगा, इफ मैच्योरिटी डेट इज 28 सितंबर एंड ऑन 28th इज द इमरजेंसी डेट, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, देन द मैच्योरिटी डेट विल बी द 21 सितंबर, इमरजेंसी में आगे जाएगा। सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेंस, 26 जनवरी इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, 26 जनवरी इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। वी वेंट टू ऑनर द बिल on the 25th of the January, but on the 25th January there is a curfew on the road. Then in this case में what will be the date of maturity? What will be the due date of maturity? ध्यान से देखिएगा, 26 जनवरी अपन को दिमाग में आया, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, 25 को मैं जा रहा था, राइट लग गया और इमरजेंसी हो गया। अब बताओ, अब ये हम 27 को देंगे या 25 के पहले? अरे सर आपने तो पढ़ाया था कि पब्लिक हॉलीडे में पीछे जाना है। अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करो। 26 को था, 25 को जा रहा था, राइट हो गया, मैं बाहर नहीं जा सकता, तूफान आ गया नहीं जा सकता, कटरीना आ गई नहीं जा सकता, तो इस केस में 27th विल बी देयर। तो कॉमन सेंस को भी ध्यान रखना। इन दिस केस 27th ऑफ द जनवरी विल बी द व्हाट, विल बी द ड्यू डेज ऑफ मैच्योरिटी। समझ में आया? सो ये बातें आपको कॉमन सेंस है जो आपको समझ में लेके आना है और लेके आपको चलना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैच्योरिटी डेट इज अ इमरजेंसी हॉलीडे से 14th अगस्त एंड द नेक्स्ट, इमरजेंसी पे आपको नेक्स्ट जाना है ना, एंड द नेक्स्ट डे इज अ पब्लिक हॉलीडे, इज अ 15th अगस्त। ओके,
देन आप क्या करोगे, देन व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, बताओ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा। 14 अगस्त को था, सिंपल सा बात है, 14 अगस्त को था, इमरजेंसी तो 14 का 15 पड़ता है ना, 15 देंगे, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो फिर क्या करेंगे, आगे आगे जाएंगे ना। तो इस केस में ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, 16 अगस्त, 16 अगस्त, दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको मैंने पब्लिक डे और इमरजेंसी डे इन केस ऑफ द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करने में बता दिया। अभी ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है इसको दिल में बैठाना, ये इसको हमेशा ये 6 कॉलम को दिल में बैठा के चलना, आपको एडीडी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एडीडी बिना इस फॉर्मेट का बिल्कुल नहीं निकलेगा, एडीडी बिना इस फॉर्मेट का कहीं भी नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। एडीडी हैज टू बी इन दिस फॉर्मेट ओनली, अदरवाइज नो वे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस जो हमारा सेकेंड कॉलम है, कई जगह फर्स्ट कॉलम होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट व्हेन द टेन्योर इज इन ए मंथ। अगर मंथ में दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। एग्जांपल लेते हैं, बिल ऑफ डेट इज 13/5/2019 एंड टेन्योर ऑफ द बिल इज 2 मंथ, ठीक है, ये क्वेश्चन निकालना है। अब ये कहता है कि आप मुझे ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालो, क्लियर है। सो ध्यान रखना, मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्लियरली बोला है, अगर मंथ है तो मंथ में मंथ जोड़ देंगे, और डेज है तो डेज में डेज जोड़ देंगे। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पढ़ाया हुआ है, तो जब मैंने पढ़ाया है तो फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा देता हूं। कहीं आपने नहीं किया और मैंने क्वेश्चन लगाया और वो क्वेश्चन दिल की गहराई तक नहीं, देखो अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, ऑलमोस्ट 2 घंटा क्लास होने वाले हैं, चूंकि मुझे आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं निकलवाने। मेरी बात समझ में आ रहे हो ना, तो इसको समझना। तो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से, इन दिस क्वेश्चन 13th इज द डे, 5th इज अ मंथ एंड 19th इज द ईयर। कैसे निकालेंगे डेज ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकालेंगे, आराम से। मैं उसी फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं जिस फॉर्मेट को मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिया था, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट, ठीक है। आप लास्ट वाला के ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट भी कर सकते हो, मैं यहां अलग अलग करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आए। पर्टिकुलर टेन्योर, डेज मंथ ईयर आ गया। डेट ऑफ बिल, DOB डेट ऑफ बर्थ नहीं है, DOB डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल आप देखो 13/5/19। टेन्योर किस में दिया है, 2 मंथ, टेन्योर इन ए मंथ 2 मंथ। अब बताओ क्या डे में ऐड करेंगे, नहीं, डैश। क्या मंथ में यूज करेंगे, यस, क्या है 2, ईयर में नथिंग, तो दैट इज हाउ मच। नेट देखो, तो ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट, ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट क्या हो गया, 13 सेम रहा, एंड मंथ कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7, 5 + 2 7, एंड 19 इज द सेम। अब इसमें क्या करोगे, ऐड ग्रेस डे, कितना 3 डेज, तो डेज वाला डेज में करोगे, तो 13 वाला के नीचे आ गया 3 डेज ग्रेस 13, ठीक है। तो ड्यू डेट वॉज 13 एंड ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योरिटी डेट आपको ये निकालना है, इसी से बेस का कैलकुलेशन होगा। जो बेस लोगे ट्रांजैक्शन डेट का लोगे या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी लोगे, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी लोगे। तो ड्यू डेट अकेला मैच्योरिटी डेट के पहले होता है, एंड ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी ग्रेस डेट को इंक्लूड करके होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। मॉड्यूल में बहुत सारे स्कैनर में जो क्वेश्चन किए हैं ना, उसने 3 डेज जोड़ के नहीं लिया, लेकिन नया सब चेंज हो गया, मॉड्यूल ने चेंज कर दिया, सब चीज़ चेंज कर दिया, वरना पहले हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ओके, तो मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो गया, 13 + 3 16, और ये हो गया 7 एंड दैट इज 19, तो क्या हो गया 16 7 19। तो अगर मंथ में जोड़ना है तो आपको इतना अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा मंथ में मंथ जोड़ दो, कहानी खत्म। और साथ में ग्रेस ऑफ डे जोड़ना है तो ग्रेस ऑफ डे जोड़ दो दिन में, बस खत्म। यानी मंथ में मंथ जोड़ो, डेज में डेज जोड़ो, कहानी खत्म। ये बात है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है। चलो एक समझा रहे हैं, जब वो डेज में दिया हो तो क्या करेंगे, राइट, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी व्हेन द टेन्योर इज गिवन इन द डेज, ठीक है। क्वेश्चन है, बिल डेट 13/5/19 एंड टेन्योर इज 30 डेज।
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज बिल डेट 13/5/19 एंड टेन्योर इज 30 डेज। हम आराम से नियम से जाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, पर्टिकुलर, टेन्योर, डेज, मंथ, ईयर, ठीक है। डेट ऑफ बिल DOB, डेज 13, मंथ 5, ईयर 19 आ गया। टेन्योर 30 डेज, किस में जोड़ोगे? डेज में, मंथ में या ईयर में? डेज में, मंथ में, ईयर में। तो टेन्योर 30 डेज आप 30 में जोड़ दोगे, क्लियर, 30 में जोड़ दोगे। 13 प्लस 30 कितना रहा? 43। तो आप कह सकते हो क्या 43 में, चूंकि 13 मई प्लस 30 मई, 13 मई में 30 डे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 43 मई। सो कैन यू से दैट 43 मई इज अ ड्यू डेट? कैन यू से दैट 43 मई इज अ ड्यू डेट? टेल मी, कैन यू से दैट? कैन यू से दैट 43 मई इज अ ड्यू डेट? नो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहा है। तभी मैं बार बार कह रहा था कि आपको नंबर ऑफ डेज इन मंथ कंठस्थ होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आप गलती करोगे ना तो चुप जाओगे और मेरा बच्चा 10 नंबर तेरा चला जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर मार्क्स कट इन दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ गणित है और पूरे मार्क्स मिलेंगे किस महीने में कितनी डे है, बस खत्म। तो इसमें क्या करेंगे? सो वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो, मई में हमें टोटल कितने लेने हैं? 30 दिन। अब मई में कितने दिन बचे हुए हैं? मई में कितने बचे हुए हैं? मई कितने दिन का होता है? 31। सो 31 में से 13 तो निकल गए। अब सिंपल कैलकुलेटर पे माइनस करना, सिंपल कैलकुलेटर करना, दिमाग मत लगाना, मतलब दिमाग लगाते ही गलती हो जाती है। कैलकुलेटर पे करना, कैलकुलेटर पे करना, कैलकुलेटर पे करना, कैलकुलेटर, बस। 31 माइनस 13, तो 31 माइनस 13, मई का कितना दिन आपने लिया? 18। तो यहाँ पे आराम से लिखो रिमेनिंग डेज ऑफ मे 18, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रिमेनिंग डेज ऑफ मे, टोटल कितना था? थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस ला के चलना, हमेशा पेपर पे डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे करना है। अब बताओ 30 डेज में से 18 डेज तो निकल गया, 30 डेज में से 18 डेज निकल गया, ठीक है ना। 30 डेज में से कितने दिन निकल गया बताओ? 18 निकल गया। तो मई का 31 पड़ा हो गया, मई का 31 पड़ा गया। अब बताओ 30 में से 18 निकलने के बाद भी कितना बचा हुआ? कितना बचा हुआ बोलो, कितना बचा हुआ? तो 30 माइनस 18, 30 माइनस 18, तो रिमेनिंग डेज इन जून, तो जून में कितना लेंगे? जून में लेंगे 30 माइनस 18 इक्वल टू हाउ मच? 12। अच्छा बताओ, ये जो 18 आपने लिया, ये जून का महीना क्या है या टर्म ऑफ द डे है? ये जो 30, चूंकि फिर से कंफ्यूज हो गया, जून में कितने दिन होते हैं? 30। अब बताओ ये 30 माइनस 18 लिया, ये जून के 30 माइनस 18 है या टर्म के हैं? ये टर्म के हैं। टर्म कितने दिन का था? 30 डेज का। 30 डेज में 18 दिन आपने कितना ले लिया? मई में। तो बचा कितना है जो आपको जून में लेना है? 30 माइनस 18, 12 डेज। तो ये जो 30 है ना, ये गलती से मत समझ लेना कि ये जून के महीने का 30 डेज ना, आपको टर्म से लेना है। टर्म्स कितना दिन था? 30 डेज। 30 डेज में से आपने कितना ले लिया? मई में, मई में लिया 18। वो कैसे निकाला? मई में कितना दिन है? 31 में से 13 दिन ले चुका हूं, तो मई में और कितना दिन ले लूंगा? 18। तो 18 ले लिया। टोटल कितना था? 30 में से 18 माइनस करेंगे, वो कब लेंगे? जून में। तो जून में हमने किया 12। तो ड्यू डेट कितना हो गया? 12 जून 19, 12/6/19, ये अपना ड्यू डेट हो गया। क्या डेज ऑफ ग्रेस जोड़ोगे? यस 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 यस। सो ऐड ग्रेस डे 3, देन 12 + 3 हाउ मच? 15। 12 + 3 हाउ मच? 15। मंथ में कोई चेंज नहीं, 6/19। सो मैच्योरिटी डेज या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी 15/6/19। हर ट्रांजैक्शन पे आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा और आपको लेके चलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे,
जिसमें आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से इस क्लास को समअप करने के लिए आपको इस टेबल को, इस प्रोफॉर्मा को ध्यान रखना है और आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। नंबर 1 क्या है? सीरियल नंबर। फिर से बोलिए, नंबर 1 क्या है? सीरियल नंबर। नंबर 2 क्या है? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। नंबर 2 क्या है? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। नंबर 3 क्या है? बोलो। नंबर 3 क्या है? अमाउंट। नंबर 3 क्या है? अमाउंट। ये तो आराम से निकल गया। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है? कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन? व्हाट कैलकुलेशन? व्हाट दैट इज द ड्यू डेट माइनस बेस डेट। ड्यू डेट माइनस बेस डेट। बेस डेट क्या लिखना आपको पता है? अर्लीस्ट। अर्लीस्ट ऑफ ऑल। अर्लीस्ट ऑफ ऑल, राइट। उसके बाद क्या है? डेज। उसके बाद है डेज। डेज फ्रॉम बेस डे आपको निकल गया। फिर आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो आपको क्या है? टोटल कॉलम कितने हैं? 6। ये 6 कॉलम को ध्यान से रखना और इसी को एवरेज ड्यू डेट में यूज करना है। तो आपको नीचे क्या लिया है? फॉर्मूला लिया है। एडीडी कैसे निकाले हैं? एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस the total of the amount, total amount of the product divided by total amount। तो आपको ये समझ में आ गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर ये फ्रैक्शन में आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट, अगर ये फ्रैक्शन में आना है तो आपको नेक्स्ट डे में लेना है। यही निचोड़ था पूरी अंडरस्टैंडिंग का। अब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जितने कानून हैं आपको समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा हम सवाल निकालेंगे, सवाल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।